किसी पुर्तगाल मालिक का शिप था। हर किस्म के अय्याशी के सामान उसमें मौजूद थे। यहाँ पर भी अंग्रेज सोल्जरों के लिए शराब शबाब सब कुछ मौजूद था। हमारा कमरा दूसरी मंजिल पर था। ये कमरा दर्जे के हिसाब से मिडिल क्लास का था। पहली मंजिल पर बहुत बड़ा हॉल था। उस हॉल में हर वक्त हड़बोंग रहती थी। शराब में मदहोश सोल्जर और दूसरे हर वक्त शोर करते रहते थे। हर एक की बगल में क्रिश्चियन लड़कियां होती थीं और हॉल के अंदर ही बोसो किनार करती रहती थीं। मैं एक दफ़ा उस हॉल में गया था, मगर वहाँ का माहौल मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने अंतोनी को बता दिया कि हम लोग यहाँ पर रहेंगे। पूरे जहाज़ पर पेशावर औरतें मौजूद हैं। जहाज़ का अमला उनके ज़रिए कमाई कर रहा है। हमने रात का खाना कमरे में मंगवा लिया। जो बहरा खाना लाया उसने हैरत से अंतोनी को देखा। मैं समझ गया कि खतरे की घंटी बज गई है। ये ज़रूर बाहर जाकर सबको बताएगा और मास्क और गिद्ध कमरे के बाहर मंडलाएंगे। हम खाने से फारिग हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो जहाज़ के अमले की वर्दी में एक शख्स अंदर आ गया और बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में बोला, सर आज बड़े हॉल में बहुत जश्न है, आप तशरीफ़ लाएं, एंजॉय करेंगे। मैंने पूछा, ये जश्न क्यों है? तो वो बोला, इस किस्म के जश्न हम लोग करते रहते हैं मुसाफिरों को खुश करने को। मैंने फिर पूछा, वहाँ पर होता क्या है? वो मुस्कुरा कर बोला, सर मौज करें, हर मुल्क की ड्रिंक आपको मिलेगी, हर किस्म की औरत मिलेगी आदमी को, और क्या चाहिए? ज़िंदगी एंजॉय करने का नाम है। तुम्हारे लिए ऐसा होगा मगर मेरे लिए ऐसा नहीं है। दावत देने का शुक्रिया, मगर तुम दावत गुनाह देकर गुनाहगार हो गए हो। अब और ना बोलना वरना और गुनाह करोगे। उसने कुछ बोलना चाहा मगर मैंने उसको कमरे के बाहर पहुंचा दिया। एंटोनी बिस्तर पर मुंह दूसरी तरफ करके लेटी थी। उसने पूरी बात सुनी थी, उठकर बैठ गई। बोली, इस शिप को अय्याशी का अड्डा बनाया हुआ है इन लोगों ने, ऐसा लगता है। 3-4 रोज़ का सफ़र है, ये तो गुजारना होगा। मैंने कहा, इस शिप को भी होटल वाला सबक पढ़ा दो, इनको अच्छे और बुरे में तमीज़ करा दो। एंटोनी ने कहा, यह करना मुश्किल नहीं है, मगर दुनिया के रंग ढंग बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। अच्छाइयाँ दबती जा रही हैं और बुराइयाँ बढ़ती जा रही हैं। इस काम में बहुत वक्त लगेगा। मैंने कहा, तुम अपना काम करते रहो, अच्छाई को फैलाना तो अच्छी बात है। मैंने तुमसे यही सीखा है। तुमने फिरौनों के असूलों और अकीदों को मेरे दिमाग से निकाल दिया है। मैं भी तुम्हारे अंदाज में सोचती हूँ। इंसानियत के फ़ायदे की बात मेरी समझ में आ रही है। हज़ारों बुरे लोग मर जाते हैं, कौन याद रखता है? और अगर याद करता है तो अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। अच्छे इंसानों को याद रखा जाता है और इज़्ज़त से याद किया जाता है। फिरौनों की समझ में ये बात नहीं आई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत समझाया था, मगर फिर भी वो ना समझे और हमेशा के लिए निशाने इबरत बन गए। उनका नाम बदी के लिए इस्तेमाल होता है। एंटोनी ने कहा, अच्छा इस दफ़ा तुम कुछ करो, मैं देखता हूँ। मैंने कहा, ठीक है मैं करती हूँ। रात को जश्न पूरे शबाब पर था। हॉल में म्यूज़िक का शोर था, औरतों के शराब में डूबे कहकहे थे और मर्दों की मस्ती भरी चीखो पुकार थी। दरवाजे पर बड़े ज़ोर की दस्तक हुई। मैंने दरवाजे की खिड़की खोलकर पूछा, क्या बात है? दरवाजे पर 2-3 अमले की वर्दी वाले आदमी खड़े थे। एक बोला, तुमको कैप्टन ने बुलाया है। मैंने जवाब दिया, मैं कैप्टन का मुलाजिम नहीं हूँ, मुसाफिर हूँ और टिकट खरीद कर सफ़र कर रहा हूँ। उसको बोलो सुबह खुद आकर बात करे, तुम ना आना। मैंने खिड़की बंद कर दी। उसने फिर गुस्से से दरवाज़ा बजाया, मगर मैंने जवाब नहीं दिया। सारी रात वो बार बार दरवाजे पर आते रहे और मेरी नींद खराब करते रहे। एंटोनी तो बेखबर सो रही थी। सवेरे फिर दरवाज़ा बजाया गया। मैंने पूछा, कौन है? जवाब मिला, नाश्ता लाया हूँ। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। नाश्ता लेकर आने वाला बहरा अंदर आ गया। नाश्ता मेज़ पर रखकर बोला, आप उन लोगों का बात नहीं मानना, कैप्टन भी नाराज़ है, आपको बम्बई तक जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंटोनी उसके सामने आ गई और बोली, तुम लोग गधे हो, ये शिप बम्बई कब जा रहा है? ये तो किसी नामालूम सफ़र पर है। तुम सब बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार होने वाले हो। कैप्टन को बता दो, अगर जहाज़ को रोक सकता है तो रोक ले। बैरे ने यह सुना तो हैरान रह गया और भागकर कैप्टन के कमरे में चला गया। कैप्टन बोला, वो परीजाद उठ गई थी, देखा या तू? बैरा बोला, सर पहले जहाज़ की फ़िक्र करें, ये किधर जा रहा है? जहाज़ ठीक जा रहा है, ऐसी कोई इत्तला नहीं है, कैप्टन बोला। फिर एक झटके से कैप्टन उठा और कंट्रोल टावर की तरफ तेज़ी से दौड़ा और ज़ोर से धाड़ा। तू किधर जा रहा है? कंट्रोल टावर ऑपरेटर ने जवाब दिया, मैं रूट पर हूँ। मेरे आलात यही बता रहे हैं, मगर रूट के आसार बता रहे हैं कि हम गलत सिमत में चल रहे हैं। इसी सिमत हमने रात भर सफ़र किया है सर, मैं तो आलात को देखता हूँ। दूसरी तरफ रात में क्या नज़र आता है? सारे आलात चेक करो, बराबर काम कर रहे हैं और स्पीड कम करो, और ज़्यादा आगे जाना खतरनाक हो सकता है। मेरे लिए तो ये मुकाम नया है। अचानक बीच समंदर में बेवजह जहाज़ खड़ा हो गया, लंगर गिरा दिए गए और सारा अमला मसरूफ़ हो गया। कश्तियाँ उतारी गईं कि पता करें ये कौन सा मुकाम है और हम रूट से कितनी दूर आ गए हैं।
सारे दिन समुंदर में भागदौड़ होती रही, मगर ये मुकाम सबके लिए नया था। आखिर ये फैसला हुआ कि वापस चला जाए और जहाज़ को मोड़कर वापस चलाया गया। पूरी रात चलने के बाद जहाज़ एक जजीरे के करीब आ गया था। ये चट्टानी जजीरा था, इसलिए जहाज़ दूर खड़ा रहा और कश्ती में लोग उस जजीरे पर गए। उन्होंने बताया कि जजीरा गैराबाद है, उस पर सिर्फ पत्थर और रेत है। अब फैसला हुआ कि और आगे चलते हैं, मगर अब जहाज़ का चलना दुश्वार था क्योंकि समंदर के अंदर चट्टानें थीं और रात में पता नहीं ये यहाँ तक किस तरह आ गया था। ये जजीरा किसी नक्शे पर नहीं था। अब जहाज़ को टर्न करना भी दुश्वार था। समुंदर के अंदर चट्टानें साफ नजर आ रही थीं। कैप्टन के चेहरे पर 12 बज रहे थे और सारे अय्याश मर्द और औरतें अपनी जानों की फिक्र में मुब्तला हो गए थे। 3 दिन तक इंजीनियर कोशिश करते रहे कि जहाज़ को किसी तरह उन चट्टानों के जाल से बाहर ले जाएं, मगर कुछ ना हुआ। आखिर कैप्टन ने हुक्म दिया कि जहाज़ को खाली कर दिया जाए और सब लोग जजीरे पर आ जाएं और वज़न भी कम कर दिया जाए, फिर कोशिश करते हैं। कश्तियों में औरतें और मर्द भर भर कर जजीरे पर आने लगे और पूरा जहाज़ खाली हो गया। कैप्टन मेरे पास आया, बोला, सर आप भी जजीरे पर चले जाएं, जहाज़ फंस गया है, इसको निकालने की कोशिश करना है। इस कोशिश में अगर जहाज़ को नुकसान हुआ तो आपकी ज़िंदगी भी खतरे में होगी। जो गुनाह तुम इस जहाज़ पर करते रहे हो और तुम्हारा अमला करता रहा है, उसकी सज़ा तो मिलना थी, और वो सज़ा ये है कि तुम इस जजीरे पर रहोगे। ये जजीरा जहाज़ों की गुजरगाह से इतनी दूर है कि तुम उनको नहीं देख सकते। वायरलेस के ज़रिए इतला करो, शायद कोई मदद आ जाए, मगर कोई जहाज़ इस तरफ नहीं आएगा। और सुनो, इस जजीरे पर सुर्ख रंग की चूंटी है, उसके कांटे का इलाज नहीं है। मैं जहाज़ पर रहूँगा, मैंने तेरे गुनाह में हिस्सा नहीं लिया है, मुझे कुछ नहीं होगा। और मेरी औरत जिसको तुमने लूट का माल समझ लिया था, वो भी यहीं पर रहेगी। तुम जजीरे पर जाओ और इस जहाज़ को छोड़ दो और इस पर से गुनाहों का बोझ कम कर दो। मैंने कहा। वो बोला, मैं कैप्टन हूँ, आखिरी वक्त तक जहाज़ पर मेरा रहना ज़रूरी है, यही कानून है। तेरा कानून क्या है मैं नहीं जानता। मेरा कानून ये है कि तू जजीरे पर जाएगा। तू जाएगा तो इस जहाज़ की मुसीबत कम होगी, क्योंकि तेरी वजह से इस जहाज़ पर अय्याशी का अड्डा कायम हुआ है। तेरी सज़ा वही है जो और अय्याशी करने वालों की होती है। सुरख चूंटियाँ तेरा इंतज़ार कर रही हैं। मैंने कहा। वो चीख कर बोला, मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगा। उसकी आवाज़ इंतोनी ने सुनी और उंगली उसकी तरफ कर दी और फिर उंगली को ऊपर किया। कैप्टन के पैर ज़मीन से उठ गए और वह समंदर के ऊपर तेज़ी से जजीरे की तरफ जाने लगा। जहाज़ खाली हो गया। सारे मर्द और औरतें, पूरा अमला जजीरे पर कैद हो गया। जहाज़ स्टार्ट हुआ, विसल दी और सुकून से टर्न हुआ और रवाना हो गया। कैप्टन और तमाम अमले ने यह तमाशा देखा और हैरान खड़े रहे, और सिर्फ 8 दिन में सबका काम तमाम हो गया। सुरख चूंटियाँ उन पर हमलावर हो गईं और हड्डियाँ तक साफ कर गईं। 4 रोज़ के बाद जहाज़ खड़ा हो गया। मैंने एक कश्ती समुंदर में उतारी और एंटोनी को लेकर आबादी की तरफ चला। कश्ती चलाने में भी मुझे मेहनत नहीं करना पड़ी और मैं बम्बई के साहिल पर उतर गया। वो साहिल ऐसा था जहाँ पर सैकड़ों कश्तियाँ खड़ी थीं। एंटोनी बुरका में थी। हमारी कश्ती साहिल से दूर थी, मगर दरमियान में कश्तियाँ मौजूद थीं और वही पुल का काम कर रही थीं। हमसे किसी ने कोई सवाल न किया और हम बाहर आ गए। मैंने एक टैक्सी रोकी और किसी होटल में चलने का कहा। टैक्सी वाला बोला, हिंदू होटल में चलना है कि मुसलमान होटल में? मैंने कहा, होटल तो होटल है, इसमें भेदभाव क्यों है? वो बोला, तुम नया लगता है। हम बोलता है, इधर 2 टाइप के होटल हैं, बोलो किधर जाना है? कोई दरमियानी होटल भी होगा, वहाँ पहुँचा दे। टैक्सी वाला दरवाज़ा खोलकर नीचे आ गया और बोला, तुम हमको मुसलमान लगता है, तुम्हारी बीवी बुरका में है, हम भी मुसलमान हैं। दरमियाना होटल ख़राब जगह है, उधर सब बुरा काम होता है, शराब और अय्याशी। ये बम्बई है, इधर इंडिया का बदमाश आता है, अपना अपना करतब लाता है। हमको इतना बात नहीं करना था, अपन बुरका देखकर इतना बात किया है। इधर अपना ख्याल रखने का ज़रूरत है, तुम नए आदमी हो, आओ बैठो गाड़ी में, आपको फैमिली वाली जगह पहुंचा देता हूँ। मैंने जवाब नहीं दिया और गाड़ी में बैठ गया। एंटोनी भी बैठ गई। टैक्सी चल पड़ी। आधे घंटे के बाद उसने एक पुरानी बिल्डिंग के सामने गाड़ी रोक ली और उतर पड़ा। बोला, आओ बहन जी उतर आओ। मैं और एंटोनी गाड़ी से बाहर आ गए। ये इलाका माहम कहलाता है और ये घर है, होटल नहीं है। इस घर में एक बूढ़ी औरत और एक मर्द है। बहुत बड़ा घर है, उनका गुजारा मुसाफिरों पर ही है। आप यहाँ पर घर की तरह रहेंगे, किसी किस्म की फिक्र नहीं करना पड़ेगी। सिर्फ ये बूढ़े लोग आपको खाना नहीं देंगे। ये मुसलमानों का इलाका है। मैं भी इधर ही ज़रा फासले पर रहता हूँ, आइए अंदर आ जाइए। दरवाजे के अंदर आते ही उसने आवाज़ दी, मामू मैं आया हूँ। घर साफ सुथरा था। एक कमरे से एक बूढ़ा सफ़ेद कुर्ती और नींद में बाहर आ गया। बोला, क्या बात है? अकबर अली, खैरियत तो है ना? कैसे आना हुआ? मामू आपका ख्याल रखना पड़ता है। 2 मेहमान हैं, बम्बई में नए हैं, इस जालिम शहर में गुम हो जाते, इसलिए आपके पास ले आया।
बहुत अच्छा किया। आओ मियाँ, मेरे कमरे में बैठो, और बेटी तुम दूसरे कमरे में मोमानी के पास बैठ जाओ। बरेली से आए हैं, जगत मामू हो गए हैं। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? मामू ने मुझसे पूछा। असल बात मैं क्या बताता, मैंने कहा। मेरे पैर में मामू चक्कर है, एक जगह से आया हूँ तो बताऊँ? आप ये समझ लो कि मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरे जहन में उस वक्त दिल्ली का नाम ही आया था। अरे वाह मियाँ, शहरों का शहर दिल्ली। फिर रंजीदा आवाज़ में बोले, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, बीवी भी ऐसी ही है, सफाई को एक मुलाजिम है, मगर खाना एक होटल से मंगवाता हूँ। हमारा खाना ही क्या है, बुढ़ापे ने भूख उड़ा दी है। बस ये परेशानी आपको होगी, किराए वगैरह का मसला नहीं है, जो दिल करे दे दिया करना, जब तक दिल करे रहो, तुम्हारा ही घर है। बड़े मियाँ की बातों में मुझे सच्चाई नजर आई। उन्होंने एक साफ सुथरा कमरा मुझे दे दिया। अकबर अली ड्राइवर को मैंने किराया अदा किया और कहा सवेरे रोज वो आ जाया करे और शाम तक मेरे साथ रहे। रोजाना के हिसाब से उसकी अदायगी कर दी जाएगी। अकबर अली ने मेरी पेशकश कबूल कर ली और चला गया। घर बहुत बड़ा था और साफ सुथरा भी था, होटलों वाला माहौल नहीं था। मैं और अंतोनी के अलावा सिर्फ मामू और मुमानी थे। मामू सुबह बहुत सवेरे उठ जाते थे और अजान की आवाज़ आते ही चले जाते थे। मुमानी अपने कमरे में जाकर नमाज पढ़ती थी। निहायत शरीफ और सीधे लोग थे। बम्बई शहर के लोगों के लिए मेरे दिल में जो पहला तासुर पैदा हुआ वो बहुत अच्छा था। अकबर अली और मामू दोनों पुरखुलूस आदमी थे। अकबर अली रोज़ाना इंतोनी और मुझे सैर कराने ले जाता था। चौपाटी समुंदर का किनारा है। कराची के क्लिफ्टन पर दीवार लगा दी जाए तो वो भी ऐसा ही बन जाएगा। वहाँ के दुकानदारों का रवैया भी कराची वालों की तरह है। हम चौपाटी उतरे ही थे, गाड़ी के पास दो औरतें आ गईं और उन्होंने अकबर अली से कहीं चलने को कहा। अकबर अली ने मुझसे कहा, साहिब आप कितनी देर यहाँ रुकेंगे? मैंने कहा, यही घंटा 2 घंटा। अकबर अली बोला, अगर आप इजाज़त दें तो ये भाड़ा उठा लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में आ जाऊँगा। मैंने कहा, ले जाओ, मेरा क्या नुकसान है। अकबर अली चला गया। एंटोनी ने बुर्का उतारा हुआ था, मगर चेहरे पर फिर भी कपड़ा था, मगर आधा चेहरा तो नजर आ रहा था। जो करीब से गुजरता देखता ही रहता। समुंदर के किनारे मेज़ें पड़ी थीं और निहायत बोसीदा कुर्सियां पड़ी थीं। उन पर बहुत लोग बैठकर समुंदर का नज़ारा कर रहे थे और भेलपुरी खा रहे थे। हम दोनों भी बैठ गए और 2 प्लेट का ऑर्डर दे दिया। अभी ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक लंबा आदमी, उसकी कलमें लंबी और बाल बड़े बड़े थे, जिस्म पर शर्ट और पैंट और हाथ में सिगरेट का डिब्बा और माचिस। उसने इत्मीनान से सिगरेट का डब्बा और माचिस मेज़ पर रख दी और कुर्सी हमारे करीब करके बैठ गया और बोला, मेरा नाम नानू भाई है, मैं फ़िल्म बनाता भी हूँ और हीरो का काम भी करता हूँ। मेरी कामयाबी का राज ये है कि मैं हर वक्त नए चेहरों की तलाश में रहता हूँ। आप दोनों टैक्सी से उतरे थे, मैं उस वक्त से आपके साथ हूँ। आप बुरा मत मानना, मैं साफ बात करता हूँ और जो कुछ ठान लेता हूँ वो ज़रूर करता हूँ। ये लड़की जो तुम्हारे साथ है एक बेहतरीन हीरोइन बन सकती है। इसका कद चाल ढाल हैरत अंगेज़ है, चेहरा आधा देखा है मगर लाजवाब है। ये मेरे साथ हीरोइन के पार्ट में खूब सजेगी और फिल्म सुपरहिट हो जाएगी। बोलो क्या कहते हो सकता है तुम अच्छे फिल्म मेकर हो, अच्छे हीरो भी हो, मगर अच्छे इंसान शनास नहीं हो। राह चलते किसी लड़की को आप इस तरह की पेशकश ना किया करो, ये तरीका गलत है। मैंने कहा, मैं यहाँ के हर तरीके को जानता हूँ, तुम अपनी मर्जी बताओ और दाम बताओ। वो बोला, देखो मेरे दोस्त, हर किसी को एक लकड़ी से नहीं हाँका जाता। तुम इस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानते। तुमको अगर पता चल जाए कि ये लड़की कौन है तो तुम्हारी पतलून गीली हो जाएगी, इसलिए आप तशरीफ़ ले जाएं। मैंने कहा। नानू भाई का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। वो बोला, मैं इधर से उठाकर इसको ले जा सकता हूँ, देखता हूँ कौन रोकता है। तुझे मेरे बारे में पता नहीं है, मैं पूरा हीरो हूँ, मगर तुम अधूरे इंसान हो। मैंने कहा, मेरे साथ पूरी फौज है, बोल तो उठा लूँ इसको, अब भी वक्त है, सोच ले। मैंने कहा, मैं नहीं रोकूंगा, उठा ले और ले जा। उसने एक मखसूस किस्म की आवाज़ मुंह से निकाली। मेज़ के चारों तरफ 6-7 आदमी खड़े हो गए। एक इंतोनी की तरफ बढ़ा और रुक गया, दूसरा बढ़ा, वो भी पीछे आ गया। इंतोनी अपनी जगह इत्मीनान से बैठी थी, उसके करीब कोई नहीं जा रहा था। नानू भाई धाड़ा, अबे क्या तमाशा देखने को आए हो, उठाओ इसको और डालो गाड़ी में। मगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और एक तरफ चल दिए। मैंने कहा, हीरो साहब अपनी इज्जत बचाओ और चले जाओ तो अच्छा है, वरना ये पतलून कोट छोड़ना पड़ेगा। नंगे भागते हुए तुम अच्छे नहीं लगोगे। मैं अभी आता हूँ। वो उठकर एक तरफ चल दिया। इंतोनी बोली, तमाशा देखोगे? मैंने कहा, तमाशा तो करना ही पड़ेगा। वो आएगा ज़रूर, क्योंकि वो हीरो है बम्बई का। 15-20 मिनट के बाद वो आ गया। मैंने कहा, इतनी फ़ौज की ज़रूरत क्या थी हीरो साहब? उसने जवाब नहीं दिया। इंतोनी को उठाने का इशारा आदमियों को किया, मगर जिस कुर्सी पर इंतोनी बैठी थी
वहाँ वो नहीं थी, उसकी जगह एक बिल्ली कान खुजा रही थी। अचानक ये नई सूरत हाल देखकर नानू भाई की हालत खराब हो गई। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। उसके साथ आए आदमी उसका साथ छोड़कर भाग गए। वो कुर्सी पर बैठकर हाँफने लगा। मैंने उसकी हालत देखकर कहा, क्या हुआ हीरो, क्यों परेशान हो? उसने माथे से पसीना पोंछा और इंतोनी की कुर्सी पर नजर डाली। इंतोनी अपनी जगह मौजूद थी और एक काली बिल्ली कुर्सी के पास बैठी थी। नानू भाई की आंखें मारे हैरत के फटी की फटी रह गईं। ऐसा कैसे हुआ? ये कैमरा ट्रिक है? मैंने हंसकर कहा, हकीकी दुनिया में कैमरा ट्रिक नहीं चलती। तेरी खोपड़ी में ताकत का नशा भरा है, उसको निकाल और फिर अकल के घोड़े पर सवार होकर देख ये कौन है। तेरी तरफ अगर देख लिया तो तेरी सारी ताकत हवा हो जाएगी। फिल्म बनाना तो दूर की बात, देखना भी भूल जाएगा। मैंने कहा, मगर आदमी ढीठ था, बैठा रहा। बोला, मैं जानता हूँ ये कोई ट्रिक किया है। हम हीरोइन को चिड़िया बनाकर उड़ा देते हैं, फिर औरत बना लेते हैं। तुमने भी कोई ऐसा काम दिखाया है, मैं समझ गया हूँ। मैंने कहा, ट्रिक दिखाना ही पड़ेगी। अचानक उसको ऐसा लगा जैसे उसके बदन पर हजारों कीड़े छोड़ दिए गए हों। वो पूरे बदन को मलने लगा, मगर चैन ना आया। कोट उतार कर फेंक दिया, कमीज भी उतर गई। फिर पतलून का नंबर आ गया और वो पतलून उतार कर खाली अंडरवियर में एक तरफ अपने बदन को खुजाता हुआ दौड़ गया। उसके पीछे कुछ बच्चे दौड़े, पागल है, और नानू भाई हीरो पागल करार दिए गए। मैं उठ गया तो एंटोनी भी उठ गई और हम रोड पर आ गए। अकबर अली आ चुका था। बोला, इधर कौन पागल आ गया था? मैंने कहा, नानू भाई फिल्म मेकर और हीरो जो कि पागल हो गया है। अकबर अली हैरत से बोला, नानू भाई पागल हो गया? अरे ये तो बम्बई का बहुत बड़ा बदमाश है। उसके पास तो हर वक्त आदमियों की पूरी फौज रहती है। कलमी दुनिया में भी इसकी बदमाशी चलती है, मगर इसकी फौज इसका साथ छोड़ गई। आओ घर चलो। दूसरे दिन अखबारात में नानू भाई के पागल होने की खबर छपी हुई थी, मगर उसके साथ एक औरत का जिक्र भी था। चश्मदीद गवाहों के बयान के मुताबिक वो औरत इतनी हसीन थी कि आदमी उसको देखकर खुद को भूल जाता है और उसके इशारों पर सब काम करता है। उसकी आंखें इंसान पर हैरत अंगेज असरार डालती हैं। नानू भाई के साथ आदमियों के बयानात ने सबको हैरत में डाल दिया। अखबारी रिपोर्टर और पुलिस के लोग उस औरत की तलाश में लग गए। अकबर अली ने अखबार पढ़कर सुनाया और कहा, सर मुझे लगता है ये लोग आपकी तलाश में हैं। मैंने कहा, उनको तलाश करने दो, वो जिंदगी भर तलाश करते रहेंगे और कुछ नहीं पाएंगे। तुम खामोश रहना, कोई आ गया तो भी फिक्र न करना, तुम्हारा कुछ ना होगा। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, फिक्र मामू की है। पुलिस यहाँ तक आ गई तो मामू बूढ़े आदमी है, क्या करेंगे? अकबर अली ने कहा तो मैंने जवाब दिया, ऐसा नहीं होगा। तुम ये बताओ, ये टैक्सी तुम्हारी है? मैंने पूछा। अरे नहीं साहब, हम गरीब आदमी हैं, 20 रुपया रोज़ मालिक को देना पड़ता है। अकबर अली बोला, तुम अपनी गाड़ी खरीद लो। मैंने कहा। वो ये सुनकर हंस पड़ा। बोला, रोकड़ा किधर से आएगा? मैंने जेब में हाथ डाला और एक पत्थर उसके हाथ पर रख दिया और कहा, इसको बेच दो और गाड़ी खरीद लो। वो कानों पर हाथ रखकर बोला, नहीं सेठ, मैं सराफा बाज़ार जाने को जाऊंगा तो बोलेंगे चुरा कर लाया हूँ और अंदर कर दिया जाऊंगा। मैंने कहा, अच्छा ऐसा करो, मुझे सराफा बाज़ार लेकर चलो। ये ठीक है, वो बोला, और हम दोनों सराफा बाज़ार की तरफ रवाना हुए। मैं टैक्सी से उतरकर एक बहुत बड़ी दुकान पर पहुंच गया। सेल्समैन ने पूछा, क्या मांगता है सर? अगर वो सर ना कहता तो शायद मुझे गुस्सा आ जाता। मैंने कहा, दुकान के मालिक से मिलवाओ। वो अंदर चला गया। उसके साथ एक जवान आदमी सफ़ेद कपड़ों में आ खड़ा हुआ। बोला, हुक्म करो मेहरबान, मेरे पास कुछ हीरे हैं, वो दिखाना चाहता हूँ। मैंने कहा, आइए अंदर आ जाइए। वो बोला और अपने कमरे में ले गया। मैंने जेब से एक हीरा निकालकर उसके सामने डाल दिया और कहा, यह हीरा अंदाज़न 5000 साल पुराना है और किसी फिरौन की मम्मी के साथ निकला था। इसको परख लें, कसौटी लगा लें और फिर दाम बताएं। उसने इतना बड़ा हीरा शायद पहली बार देखा था। बोला, ये काम इतनी जल्दी नहीं हो सकता। मैंने कहा, मैं इसको छोड़ देता हूँ, आप रख लें, मैं कल आ जाऊँगा, फिर बता दें। आपको इजाज़त है कि आप हर तरह इसको चेक कर लें, मगर तोड़ने की कोशिश न करें। ये किसी बहुत बड़े शहंशाह का हीरा है। अगर पसंद ना हो तो वापस कर दें और पसंद हो तो मुनासिब कीमत लगा दें। मैं उठ खड़ा हुआ, मगर किसी किस्म की फड्डेबाजी ना करें। मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं सौदा करने आया हूँ। और मैं दुकान से बाहर चला आया। अकबर अली मौजूद था। बोला, सौदा हुआ? मैंने कहा, कल पता चलेगा। दूसरे दिन मैं दुकान पर पहुंचा तो दुकान बंद थी। मैंने अकबर अली से कहा, ऐसा लगता है कि वो बेईमान हो गया है, दुकान बंद है, तुम घर चलो। मैंने घर आकर इंतोनी को बताया तो वो बोली, रात को उसके घर चलेंगे। मैंने कहा, उसका घर तो पता नहीं है। इंतोनी बोली, वो हीरा मुझे रास्ता बताएगा, अकबर अली को कहो रात को आ जाए। अकबर अली 9 बजे आ गया और हमारा खाना भी ले आया। अक्सर वो खाना लेकर आ जाता था।
खाने के बाद हम एक तरफ रवाना हुए। एंटोनी खामोश थी, वो सिर्फ उंगली से रास्ता बता रही थी। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। फिर एक बड़े से मकान के सामने गाड़ी खड़ी हो गई। एंटोनी ने बताया, इसी मकान में हीरा है। अकबर अली बोला, ये गेटवे ऑफ इंडिया का इलाका है, यहाँ पर बड़े सरमायादार रहते हैं। मैं और एंटोनी गाड़ी से उतर गए। दरवाजे पर कोई नहीं था, मगर दरवाज़ा बंद था और मकान किलानुमा बना हुआ था। घंटी बजाने पर एक आदमी ने दरवाज़ा खोला। मैंने कहा, तुम कौन हो? मालिक को बुलाओ। मालिक तो पूना गए हैं, वो बोला। मैंने कहा, झूठ मत बोलो, वो खिड़की में खड़ा है और हमारी तरफ देख रहा है। उसके साथ तू भी मारा जाएगा, ज़्यादा वफादारी मत दिखा। उसने दरवाज़ा बंद करना चाहा, मगर मैं और एंटोनी अंदर दाखिल हो गए। उस दरवाजे के बाद एक कांच का दरवाज़ा था। मैंने उसको खोला और दोनों ड्राइंग रूम में पहुंच गए। मैंने आवाज़ दी, आजा बाहर, नहीं आएगा तो नुकसान उठाएगा। चंद मिनट के बाद वही आदमी मेरे सामने था। मैंने कहा, मैंने तुझ पर भरोसा किया था, इसलिए कि मैं अपनी चीज़ वापस लेने की ताकत रखता था। मैंने तेरा नाम नहीं पूछा था, पता नहीं पूछा। तूने सोचा ऐसा बेवकूफ़ आदमी बार बार नहीं मिलता। मेरे पास क्या सबूत है कि मैंने लाखों रुपए की चीज़ तेरे हवाले कर दी, मगर तू निरा अहमक है। तूने ये नहीं सोचा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। मैं जानता हूँ कि वो हीरा इसी चार दीवारी में मौजूद है। तूने उसकी परख भी करा ली है और उसका सौदा भी इंडिया से बाहर की पार्टी से कर लिया है। दुकान बंद करके तू समझ रहा था कि माल तेरा हुआ। अरे बेवकूफ़, जिसका माल है वो तेरे सामने बैठी है, इसको देख। एंटोनी ने बुर्का उतार दिया। वो जवान शख्स एंटोनी को देखकर हैरान रह गया। उसके चेहरे के तासुरात अजीब हो गए। उसकी आवाज़ बंद हो गई। काफ़ी देर के बाद वो बोला, तुम कौन हो? एंटोनी ने जवाब दिया, मैं शहजादी रैलेथा की कनीज़े खास हूँ। शहजादी फ़िरौन सीटी अव्वल की बेटी थी। मैं अपनी कब्र में हज़ारों साल सोती रही हूँ। ये हीरे शहजादी ने मेरे सरहाने रखे थे ताकि मैं जब बेदार हो जाऊँ तो मेरे काम आए। तुमने बेईमानी करके अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली है। तुमने अमानत में ख़यानत का जुर्म किया है। तुम्हारा हशर बहुत बुरा होगा। उसके चेहरे का रंग जर्द हो गया। उसकी समझ में कुछ ना आया। वो एंटोनी के पैरों में गिर गया और रोकर बोला, मैं तुम्हारी हर बात पर एतबार करता हूँ। मैंने गलती की है। अगर आपको वो हीरा फ़रोख्त करना है तो मैं वो सारी रकम आपको अदा कर दूंगा। अगर ना फ़रोख्त करें तो अभी आपके हवाले कर देता हूँ। मैंने कहा, तुमने कितने का सौदा किया है? वो बोला, 5 लाख रुपए का सौदा है, पूरे आपको मिलेंगे, मैं कुछ नहीं लूँगा। मैंने कहा, मुझे सौदा मंजूर है। तुम ये बताओ, ये सौदा तुमने दुरुस्त किया है? उस हीरे की कीमत हो सकता है आगे मार्केट में बढ़ जाए, मगर इस वक्त यही मार्केट है। मैंने कहा, रकम कब अदा होगी? वो बोला, कल शाम रकम आ जाएगी। मैंने कहा, मैं कल शाम आ जाऊँगा। एक बात याद रखना, तुम इस हज़ारों साल पुरानी औरत को देख चुके हो। किसी किस्म की चालबाजी करोगे तो बम्बई में तो क्या, पूरे हिंदुस्तान में तुम छुप नहीं सकोगे। मैं और एंटोनी बाहर आ गए और अकबर अली के साथ घर आ गए। दूसरे दिन अकबर अली हमको लेकर उसके घर पहुंच गया। आज वो अकेला नहीं था, 4 आदमी उसके करीब थे। मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि चारों अच्छे लिबास में ज़रूर हैं, मगर छटे हुए बम्बई शहर के बदमाश हैं और वो किसी अच्छे इरादे से नहीं आए थे। एंटोनी नकाब में थी। मैंने कहा, हाँ सेठ बोलो, क्या इरादा है? वो बोला, मैं क्या बोलूँ, आज तो ये लोग बोलेंगे। अगर तुमको जान प्यारी है तो शाम से पहले बम्बई छोड़ दो और भूल जाओ कि तुमने मेरे साथ कोई सौदा किया था। मैंने जवाब दिया, आज फिर तेरे अंदर शैतान घुस गया है। तूने ये मिट्टी की 4 मूर्तियां यहाँ रखी हैं, वो तुझे नहीं बचा सकेंगी। मेरी बात सुनकर एक बोला, बस जगन्नाथ सेठ, तुम अभी कुछ नहीं बोलेगा। हम जाने और ये तुर्रम खान जाने, इसका औरत को ऐसी मंडी में बेचेगा कि इसका बाप भी नहीं ढूंढ सकता। मेरे साथ कुछ खामोश तमाशाई तो थे। मैंने आंख का इशारा किया और उन चारों को उन्होंने छाप लिया। मैंने जगन्नाथ को कहा, तू बहुत बेईमान आदमी है। कल तेरा दिमाग ठीक था, मगर आज फिर उलट गया है। ये मिट्टी की मूर्तियां हैं, तूने इन पर भरोसा किया है। जगन्नाथ ने जवाब नहीं दिया और चीख कर बोला, ये तमाशा ख़त्म करो, क्या कर रहे हो? मगर उनमें से कोई नहीं बोला। तो मैंने कहा, तू जाकर इनको देख, वो जिंदा भी हैं कि मर गए। वो तेजी से उठा और उसने एक को हिलाया। वो ज़मीन पर गिर गया, मगर आंखें खुली थीं और सांस भी चल रही थी। फिर उसने दूसरे को हिलाया, वो भी ज़मीन पर गिर गया। उसकी हालत ख़राब हो गई, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। डर के मारे उसका चेहरा स्याह पड़ने लगा। मैंने कहा, तेरे अंदर कालक भरी है, तेरा सारा धंधा काला है। तेरी समझ में शराफत की बात नहीं आती, इसलिए तेरे अंदर की कालक साफ करना पड़ेगी। बोल, रकम दे रहा है कि हीरा? वो बड़ी मुश्किल से बोला, तुम जो बोलो दूंगा। मैंने कहा, रकम ले आ, मुझे उसकी ज़रूरत है। वो अंदर गया और एक थैले में रकम ले आया। मैंने कहा, अगर कम हुई तो 1 के 10 लूँगा। जगन्नाथ हाथ जोड़कर बोला, नहीं सेठ, रकम पूरी है,
हीरा तेरे पास तिजोरी में है? मैंने पूछा। हाँ जी, रखा है, वो बोला। मैंने इंतोनी को इशारा किया। उसने वही हीरा मेरे हाथ पर रख दिया। मैंने जगन्नाथ के हाथ पर रख दिया और कहा, ये वही हीरा है, देख ले। जगन्नाथ ने गौर से उसको देखा और हैरत से बोला, पर यह तो तिजोरी में बंद था, फिर तुम्हारे पास कैसे आ गया? मैंने कहा, तेरी तरह मैं भी बेईमान होता तो लेकर चला जाता, मगर मैं तुझे वापस कर रहा हूँ क्योंकि तूने इसकी कीमत अदा कर दी है। मगर तेरी बेईमानी की सज़ा तुझे ज़रूर मिलेगी। और ये चारों जो कि बम्बई शहर के मशहूर बदमाश हैं, रकम लेकर कत्ल करना इनका पेशा है, इनको भी सज़ा मिलेगी। मैंने उन चारों को कहा, खड़े हो जाओ, यहाँ से तुम सीधे थाने जाओगे, नंगे कपड़े उतार के, और पुलिस को बताओ तुमने अब तक जो कुछ किया है। अगर ज़रा भी छुपाया तो तुम्हारे जिस्म पर जोंकें चिपक जाएंगी और तुम्हारा सारा खून पी जाएंगी। देखो, तुम्हारे इंतज़ार में हैं। उन सबको जोंकें नजर आने लगी। मैंने कहा, उतारो कपड़े। उन्होंने बहुत तेज़ी से कपड़े उतार दिए और मेरे इशारे पर बाहर सड़क पर दौड़ गए। जगन्नाथ ने यह हैरत अंगेज़ तमाशा देखा और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मुझे मुआफ़ कर दो गुरु, तेरी सज़ा ये है कि तू रोज़ाना 20 गरीबों को अपने दरवाजे पर खुद खाना पकाकर खिलाएगा और ये काम पूरे 1 साल करेगा। एक दिन का नागा नहीं होगा और सिर्फ एक लंगोटी बांध कर रहेगा। पूरे साल किसी किस्म का कपड़ा तन पर नहीं डालेगा। अगर कपड़ा पहना तो उसमें तुझे कीड़े काटेंगे। 1 साल के बाद तू आज़ाद होगा, मगर ईमानदारी शर्त होगी। मैंने इंतोनी को इशारा किया और दरवाजे से बाहर आ गए। अकबर अली दरवाजे पर मौजूद था। बोला, ये 4 नंगे कौन थे? मैंने कहा, तुम इन चक्रों में मत पड़ो और किसी कार शोरूम पर चलो। अकबर अली ने एक बहुत बड़े कार शोरूम पर गाड़ी खड़ी कर दी। मैंने इंतोनी से कहा, तुम यहीं पर रहो। अकबर अली को साथ लेकर मैं शोरूम के अंदर चला गया। अंदर नई टैक्सियां तैयार खड़ी थीं। मैंने अकबर अली से कहा, तुम गाड़ी पसंद करो। अकबर अली ने ताज्जुब से कहा, ऐसा क्यों सेठ? मैंने कहा, तुम गाड़ी खरीदो जो दिल करे। उसने एक बहुत अच्छी गाड़ी पसंद कर ली, 0 मीटर। मैंने उसकी कीमत अदा कर दी और अकबर अली के नाम उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया। मैंने शोरूम के मालिक को कहा, शाम को गाड़ी लेने आ जाऊंगा, जैसी देखी है वैसे ही लूँगा, फड्डेबाजी मत करना। इधर बम्बई में तुम लोग दिखाता कुछ है और देता कुछ है। अकबर अली और मैं बाहर आए और घर रवाना हो गए। मैं इंतोनी को आज का दौर दिखा रहा था, इस ज़माने की ज़रूरियात बता रहा था। वो भी खुश थी। नए नए तजुर्बात, नए नए लोग उसकी नज़र में आ रहे थे। उसने नए नए लिबास खरीद लिए थे, चेहरे के नकाब खरीद लिए थे और ज़ुबान के भी कुछ लफ्ज़ समझ गई थी। शाम को अकबर अली गाड़ी ले आया, बहुत खुश था। बोला, मेरी ज़िंदगी का एक ख्वाब पूरा हुआ। मैंने कहा, दूसरा ख्वाब क्या था? वो बोला, अरे साहब बहुत है, अभी क्या बोले? इंसान पर खुश नसीबी के दरवाजे बार बार नहीं खुलते। बोलो, दूसरा ख्वाब क्या है? अपना घर और घर वाली। वो नज़रें झुकाकर बोला। मैंने कहा, इसमें शर्माने की क्या बात है? हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है, मगर इंसान के बस में ये नहीं होता। वो बोला, अभी वक्त तेरे पास है, तो घर तलाश कर खरीदते हैं। मैंने कहा, घर तो बहुत हैं सर, मगर पगड़ी बहुत ज़्यादा है, 40-50 हज़ार मांगते हैं। वो बोला, तो सौदा कर ले। मैंने कहा। वो खुश होकर बोला, ठीक है सर, कल कर लूँगा। दूसरे दिन सुबह ही वो आ गया। बोला, मैंने रात को ही सौदा कर लिया था, तो फिर आओ चलते हैं। कितने का सौदा किया है? वो बोला, 50 हज़ार का नकद, फौरी कब्जा। अकबर अली को मकान भी मिल गया। मैंने कहा, तेरी वजह से मैं रुका हुआ हूँ, अब लड़की तलाश कर ले और शादी कर डाल। वो बोला, लड़की तो है मेरे मामू की, मगर मेरी हालत की वजह से मामू तैयार नहीं होता था। अब मैं उसको बताऊंगा कि घर मेरा अपना है और गाड़ी भी है, तो शायद राज़ी हो जाए। शाम को मामू के पास जाऊंगा। दूसरे दिन वो खुश खुश आया और उसने बताया कि मामू तैयार है। इंसान की किस्मत साथ दे तो सारे ख्वाब कितनी आसानी से पूरे होते हैं। अकबर अली के नसीब जोर पर थे। मेरे पास रुपए थे, उनको खर्च करना भी था और नेक काम में खर्च करना था। इससे कम अज़ कम किसी एक की ज़िंदगी में तो इनकलाब आया, किसी को तो फ़ायदा हुआ। पत्थरों से इंसानों को क्या फ़ायदा? हज़ारों साल से एक मकबरे में बंद पत्थर इंसान के किस काम के? इस ज़माने में करेंसी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। हरे पीले नीले नोटों की गड्डियाँ हर चीज़ खरीद सकती हैं। इंसान से लेकर ज़मीन, औरत और इज़्ज़त, सब कुछ इसके बदले मिल सकता है। यूँ तो हर दौर का इंसान लालची रहा है। ये लालच इंसान की कमज़ोरी है। बहुत सी अच्छाइयों के साथ ये एक खराबी इंसान में हर दौर में रही है। अकबर अली खुश था। एंटोनी ने कहा, तुम अकबर अली से ज़्यादा खुश हो? मैंने कहा, हाँ मैं खुश हूँ। किसी के काम आना या किसी हकदार को उसका हक दिलाने की कोशिश करना क्या बाइसे खुशी नहीं है? ये इंसानी ज़िंदगी की वो सच्ची खुशी है जो सबको हासिल करना चाहिए। कागज़ के नोट और कांच के टुकड़े
इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी नहीं, इंसानी ज़िंदगी के लिए ग़िज़ा ज़रूरी है और उसको हासिल करने के लिए आज की करेंसी ज़रूरी है। इस करेंसी को हासिल करने के वसाइल ज़रूरी हैं। अकबर अली के पास वसाइल हैं, वो खुश है, मैं भी खुश हूँ। एंटोनी ने कहा, मैं तुमको और तुम्हारी खुशियों को समझ गई हूँ। तुम बहुत देर से पैदा हुए। अगर फ़िरौनों के ज़माने में पैदा होते तो कितना अच्छा होता। हज़ारों लाखों लोग सिर्फ एहराम बनाने में ना मारे जाते। हज़ारों लोग फ़िरौनों के तजुर्बे की नज़र ना हो जाते। तुम इस दौर में वो काम कर रही हो जो बहुत कम कर रही हैं। तुम अनोखे इंसान नज़र आते हो। नहीं एंटोनी, ऐसा नहीं है। इस दुनिया में हज़ारों लोग मुझसे बेहतर काम कर रही हैं। दुनिया नेक लोगों से कभी खाली नहीं होती। नेक लोग मरने के बाद भी दुनिया को फैज़ पहुंचाते हैं। फ़िरौनों के ज़माने में भी ऐसा ही होगा। ये बात दूसरी है कि हम उनके बारे में नहीं जानते। ऐसे लोग शोहरत से दूर भागते हैं, कुछ खामोश सिपाही का किरदार अदा करते हैं, मगर दुनिया का कोई गोशा उनके वजूद से खाली नहीं होता। मैंने कहा, मेरी कितनी बड़ी खुश नसीबी है कि मेरे सामने इस ज़माने का पहला आदमी आया। वो एक मिसाली इंसान है। मैं तुमको क्या नाम दूँ? एंटोनी बोली, तुम कुछ नाम ना दो, मेरे साथ रहो, मैं तुम पर फ़ख्र करता रहूं, यही बहुत है। मैंने कहा, अब शायद ऐसा भी ना हो सके। वो बोली, क्यों? तुमने ऐसा क्यों सोचा? मैंने पूछा, देखो दोस्त, मुझे मिस्र जाना है। मैं शायद पहली औरत हूँ जो हज़ारों साल के बाद मकबरे से ज़िंदा निकल आई हूँ। मुझे देखना है कि फ़िरौनों पर क्या गुजरी, उनकी दौलत कहाँ गई। मेरे अलावा भी कोई दूसरी रूह वापस आई। मेरा मकसूद कहीं मुझे एहरामों में तलाश तो नहीं कर रहा। मुझे तुमसे जुदा होना होगा, मगर ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 साल के लिए। मैं 40 साल की उम्र में तुमसे मिलूंगी, फिर हमारा मिलन हमेशा का होगा। और एंटोनी मिस्र चली गई। मैं अपने आप से बेगाना हो गया। कुछ अरसा मैं खुद को भूल गया। एंटोनी को भूलना आसान ना था। मैं जंगलात के अंदर वक्त गुजारता रहा, नए नए तजुर्बात करने लगा, और फिर मेरा और आपका साथ हुआ। एक अच्छा दोस्त मिला तो पिछली ज़िंदगी को मैं भूला और आपके रंग में रंग गया। आपके तजुर्बात और जज्बा खिदमत मेरे मन को भाग गया और मैं आपका साथी बन गया। रोलुका खामोश हुआ तो हकीम वकार बोले, एंटोनी के जाने के बाद उसने तुमसे रब्ता नहीं किया? उसने कहा था मैं खुद रब्ता करूंगी और तुमको बुलाऊंगी, तुम कुछ ना करना। 20 साल होने वाले हैं, अब उसके राब्ते का वक्त करीब आ रहा है। रोलुका बोला, अगर उसने तुमको मिस्र बुलाया तो तुम क्या करोगे? हकीम वकार बोले, मैं उसके पास जाऊंगा। इंसान का कोई तो मरकज़ी निगाह होता है। मैं और क्या कहूँ? रोलुका बोला, हाँ, मरकज़ी निगाह होना भी ज़रूरी है, वरना ज़िंदगी फीकी फीकी होती है। हकीम वकार बोले, हकीम साहब, ज़िंदगी में कुछ लोग ही ऐसे मिलते हैं जिनको आदमी उम्र भर नहीं भूलता। मेरी ज़िंदगी में भी ज़्यादा हस्तियाँ ऐसी नहीं आई हैं, सिर्फ चंद हैं, उनमें आप भी हैं। मेरे दिल के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। मैं जहाँ रहूँ आपसे करीब ही रहूँगा। आप याद करेंगे, मैं आपके जहन के पर्दे पर नमूदार हो जाऊँगा। आपकी मुश्किलात और ज़रूरियात का हल मैं ज़रूर करूँगा। रोलुका बोला, तुम्हारी दोस्ती और मोहब्बत को फरामोश करना मेरे लिए आसान नहीं होगा। मैं तुम्हारा आदी हो चुका हूँ। तुम जिन मसलों को आसानी से हल कर दिया करते थे, मैं कहाँ कर सकूँगा? तुम जो दुआएं हासिल कर लिया करते थे, मैं कहाँ पाऊँगा? तुम्हारी बेलौस मोहब्बत भरी खिदमत मुझे रुलाएगी। मैं तुम्हारा बदल या ज़रा सा भी बदल कभी नहीं पाऊँगा। मेरी ज़िंदगी का खुशियों भरा दौर ख़त्म हो गया। अब तो सिर्फ ज़िंदगी के दिन पूरे करना होंगे। हकीम वकार उदासी से बोले, हकीम साहब, मैं आपके जज्बात को समझता हूँ, मगर जुदाई भी ज़िंदगी की एक हकीकत है। जो मिलते हैं उनको जुदा होना पड़ता है। मैं आपसे जुदा होकर भी जुदा नहीं हूँ। मेरा वजूद जहाँ हो मैं आपके करीब ही रहूँगा। एंटोनी, मेरी ज़िंदगी की ऐसी ज़रूरत है जो सिर्फ मुझे बहुत कम अरसे को मिलेगी। इंसानी ज़िंदगी की खुशियाँ मेरे हिस्से में कम आई हैं, मगर मैं दूसरों को खुश देखकर अपनी खुशियों से दूर चला जाता रहा हूँ। मगर अब मेरी मंजिल करीब है। रोलुका बोला, मैं तुमको रोक नहीं रहा। अगर मुझे तुम रोकने का इख्तियार भी दे दो तो भी मैं उस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करूँगा। इसी का नाम दोस्ती है। मुझे तुम जितने अजीज़ हो उससे ज़्यादा दोस्ती अजीज़ है। मगर तुमको जब जाने का इशारा हो बता ज़रूर देना। तुम मेरे प्यारे ही नहीं हो, इस दवाखाने का हर फर्द तुम्हारा दीवाना है। हर फर्द तुमको चाहता है। तुम इस दवाखाने के मालिक हो। मुझे तो तुमने दोस्ती में मालिक बना रखा है। नहीं हकीम साहब, रोलुका जज्बाती आवाज़ में बोला, आप ही इसके असल मालिक हैं। मैंने जो किया है आपके हवाले से किया है। हकीम वकार उदास हो गए। रोलुका भी खुश नहीं था। 8 दिन गुजर गए और एंटोनी का बुलावा आ गया। रोलुका ने पूरे दवाखाने के लोगों से मुलाकात की और आखिर में हकीम वकार से कहा, मेरे दोस्त, मेरे साथी, अब मेरा रुखसत का वक्त आ रहा है। मैं मिस्र जा रहा हूँ। एंटोनी मेरा इंतज़ार कर रही है।
उसके साथ कुछ मुश्किलात हैं। मैं आपसे खुद राब्ता किया करूँगा। आपसे दूर नहीं हूँ। मिस्र में रहूँ, युगंडा में रहूँ या दुनिया के किसी भी खित्ते में रहूँ। हकीम वकार ने उदास नज़रों से उसको देखा और सीने से लगा लिया। दोनों की आवाज़ शिद्दत जज्बात से बंद थी और रोलुका ने आंखों की नमी को रोका नहीं और दरवाजे से बाहर निकल गया। हकीम वकार ने रोलुका को दूर तक जाते देखा और दिल में कहा, खुश रहो मेरे दोस्त, तुम जिंदगी की जिन खुशियों के लिए जा रहे हो उनमें कामयाब हो जाओ।